हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से लास्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में देख रहे थे। आप लोग को याद होगा कि लास्ट क्लास में जब हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ब्रायोफाइटा के कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ उसके क्लासिफिकेशन की भी हम लोग जिक्र किए थे, जिसमें से कई सारे ऐसे टर्म नए नए टर्म्स निकल के आए थे जो कि आपको न्यू लगे थे। नया नया टर्म्स निकल के आए थे और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, चाहे फिर हम वाइवा की बात कर लें या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर लें, इवन आप बात कर लें कि आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होना है तो वहां पे बात कर लें। तो हर जगह ब्रायोफाइटा से ऐसा टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग बात किए थे, अगर ब्रायोफाइटा कोई पर्सन स्टडी करता है तो उसको स्टडी को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताए थे सर ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग ये भी देखे थे कि ब्रायोफाइटा को और किस नाम से जानते हो, तो आप बताए थे सर ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये तमाम सारे बातें किए थे हम लोग लास्ट क्लास में, और ये भी देखे थे सर कि अगर इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कह दिए तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि इसको हम बोल दिया एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो आप लोग ये बताए थे सर कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो मतलब सरवाइव करने का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, वो टेरेस्ट्रियल वाले पे इनका टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे जब आते हैं तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, और जब वाटर की रिक्वायरमेंट इनको पड़ जाती है तभी इसको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि ये वाटर की तरफ ये अपने आप को एडाप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने लगते हैं, इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं। तो इसलिए इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये तमाम सारे बातों को हम जिक्र किए थे, और वहां से कई सारे ऐसे पॉइंट थे, कीवर्ड थे, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट मार्क लगाए थे, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिर वाइवा प्रैक्टिकल कहीं भी आप एग्जाम के लिए अपीयर होते हो तो वहां पे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा का एक इंपॉर्टेंट मेंबर जिसका नाम होता है रिक्सिया, और इस एक और मेंबर आपको देखने को मिलेगा ब्रायोफाइटा में ही जिसको बोलते हैं मार्केंसिया। तो आपसे एग्जाम में रिक्सिया और मार्केंसिया से बी अवेयर रहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, मतलब एकदम मस्ट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे रिक्सिया से पूछे जाए चाहे आपके मार्केंसिया से पूछे जाए। रिक्सिया से पूछे जाएंगे तो क्या इसमें फोटोसिंथेटिक जोन होते हैं, कौन कौन से स्टोरेज जोन होता है, गेमा कप क्या होता है, ये तमाम सारे बातों को हम लोग जिक्र करने वाले हैं आज की क्लासेस में। तो आज की क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टेड भी होने वाली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले क्लास में आए हो तो क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठोगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे, और मेरे साथ जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने लिखते जाऊंगा या फिर पीडीएफ में जो जो इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कराते जाऊंगा, आप लोग अपने भी कॉपी में उसको छोटा सा लिखते जाइएगा, और जब पीडीएफ मिल जाएगी आपको तो फिर वहां से अपना एक कंप्लीट नोट्स अच्छे से बना के तैयार कर लीजिएगा। जब आप इससे ये फायदा होगा कि जब आप एग्जाम के लिए अपीयर होगे, जब एग्जाम के लिए समय आ जाएगा तो वहां पे जो रिविजन करने आ जाओगे तो ये शॉर्ट नोट्स जितने बने रहेंगे आपका, वहीं पे ये सब काम करने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अपने कॉपी पे हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होता है रिक्सिया। क्या हेडिंग डालेंगे सर? सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम होता है रिक्सिया। रिक्सिया डालने के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या। जैसे आप लोग को सबसे पहले यही बताया गया था कि किसी भी मेंबर का हम लोग जब डिटेल स्टडी करने को आते हैं, चाहे जूलॉजी की बात कर लें, इवन बॉटनी की बात कर लें, कोई सा भी मेंबर हो, इवन स्मॉलेस्ट से प्रीमिटिव से हायर वाले मेंबर ही क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे सर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम उसको आगे बात करेंगे कि इसका हैबिटाट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तमाम सारी जो बातें होंगी फिर हम लास्ट में उसको जिक्र करेंगे, और लास्ट में एंड करेंगे उसकी लाइफ साइकिल से, और नहीं तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग रिक्सिया हेडिंग डाल लिए होंगे, और रिक्सिया हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सर सिस्टमेटिक पोजीशन हेडिंग डालेंगे, या फिर आप लोग मन करे तो क्लासिफिकेशन का भी हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं सर ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है, तो डिवीजन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, प्लांट किंगडम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं। तो
जाहिर सी बात हो गई कि इसका जो डिवीजन होगा वो क्या बताएंगे सर, आपको ब्रायोफाइटा बताओगे। क्लास की बात कर लें तो क्लास आप इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, इसको बोलते हैं हिपैक्टिकोप्सिडा। क्या बोलते हैं सर, हिपैक्टिकोप्सिडा। क्या बोलते हैं सर, फिर बोलिए एक बार और, बोलिए एक बार और, हिपैक्टिकोप्सिडा। क्या बोलते हैं सर, हिपैक्टिकोप्सिडा के नाम से जानते हैं। ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको, मार्केंसियल्स कहते हैं। फैमिली रिक्सियेसी होती है और जीनस इसका रिक्सिया होता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक पोजीशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्सिया से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि जैसे कि आप बता दो कि रिक्सिया किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आप बताओगे सर वहां पे 3 क्लासेस का नाम दिया रहेगा और चौथा कोई और क्लासेस भी दे दिया गया होगा, हो सकता है फंजाई का या फिर एल्गी का या फिर ट्रेडोफाइटा का, किसी का भी दिया जा सकता है। तो आप बताओगे सर नहीं, ये बिलोंग करता है आपका हिपैक्टिकोप्सिडा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है सर, हिपैक्टिकोप्सिडा से बिलोंग करता है। एक बार और बताइए सर, रिक्सिया जो होता है ये क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है, हिपैक्टिकोप्सिडा से बिलोंग करता है। तो ये चीज आप यहां पे ध्यान में रखेंगे, इसको अपनी कॉपी में तुरंत नोट कीजिए, फिर वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए। बिना इसको नोट किए हुए आगे अपने वीडियो को प्रोसीड मत कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसका सारा चीज नोट कर लिए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए कि डिवीजन क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, क्लास हिपैक्टिकोप्सिडा होता है, ऑर्डर आपका मार्केंसियल्स होता है, फैमिली आपका रिक्सियेसी होती है और जीनस आपके रिक्सिया होते हैं। ये इतना चीज लिखने के बाद फिर हम इसकी बात करेंगे सर इसकी ऑकरेंस क्या होती है, यानी कि इसकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या होती है, कहां कहां पाई जाती है, क्या ये रिक्सिया हमारे इंडिया में पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं, अगर पाई जाती हैं तो कौन कौन सी स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। ये तमाम सारी बातों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कि आई होप कि ये क्लासिफिकेशन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है रिक्सिया। और रिक्सिया में हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिक्सिया में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी अकरेंस की बात करेंगे। सर अकरेंस का मतलब ये हो गया कि ये हमारे अर्थ पे इनका हैबिट एंड हैबिटाट क्या है, ये कहां पाए जाते हैं, सबसे पहले ये किसके थ्रू बताया गया था। तो इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, द जीनस वाज नेम आफ्टर an italic botanist, that is the F.F. Rixey। क्या नाम था उनका, F.F. रिक्सी के थ्रू सबसे पहले इस जीनस जो रिक्सिया है, मेंबर जो रिक्सिया है ब्रायोफाइटा का, सबसे पहले इन्हीं के बारे में जिक्र किया, इनके थ्रू जिक्र किया गया था। और ये बताया गया था, ये जो आप स्पीसीज देख रहे हो, ये जो आप प्लांट देख रहे हो, ये जो आप मेंबर देख रहे हो, ये ब्रायोफाइटा का है और ये क्लास हिपैक्टिकोप्सिडा से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके पीछे का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके वजह से इसको हिपैक्टिकोप्सिडा से अंदर रख दिया गया था। आप लोग को लास्ट क्लास अगर याद आ रहा होगा तो वहां पे हर क्लास का हम लोग क्या देखे थे सर, हर क्लास का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी देखे थे। अगर वो क्लास लास्ट क्लास आप लोग नहीं देखे हो, सबसे पहले लास्ट क्लास देखो जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में जिक्र कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सर कि जो रिक्सिया है ये सबसे पहले किसके थ्रू बताया गया था। तो वो साइंटिस्ट का नाम याद करके रखोगे सर, इटालियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था F.F. रिक्सी। क्या नाम था उनका, F.F. रिक्सी नाम था। तो इनके थ्रू सबसे पहले जीनस रिक्सिया के बारे में जिक्र किया गया। आगे देखते हैं, ऑल द स्पीसीज, क्या देखोगे सर, ऑल द स्पीसीज ग्रो इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। जिसमें जितने भी स्पीसीज होते हैं ना, रिक्सिया के जितने भी स्पीसीज होंगे, अब तो रिक्सिया एक तो मेंबर हो गया, अब बात ये जीनस हो गया आपका, अब इसके अंदर तमाम सारे स्पीसीज होंगे। अब इनके जितने भी स्पीसीज होंगे वो सारे के सारे स्पीसीज आपके कहां ग्रो करेंगे, सारे के सारे स्पीसीज आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल रीजन पे ग्रो करने वाले हैं, यानी कि जमीन वाले एरिया पे ये ग्रो करने वाले हैं, मिट्टी वाले रीजन पे ये ग्रो करने वाले हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर, टेरेस्ट्रियल प्लांट के नाम से जानते हैं। ऑन द डैम्प सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, आपसे पूछा जाएगा जो रिक्सिया है ये कहां उगते हैं, किस वाले रीजन पे उगते हैं। तो आप बताओगे सर हाइड्रोफाइट्स पे नहीं, टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल रीजन पे होते हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी पे ग्रो करते हैं। लेकिन मिट्टी पे भी कौन सा वाला मिट्टी, तो आप बताओगे सर जो डैम्प सॉइल होते हैं। डैम्प सॉइल का मतलब क्या हो गया सर, डैम्प सॉइल का मतलब क्या होता है, डैम्प सॉइल का मतलब
जहां पे नमी वाला एरिया महाराज, कौन वाला एरिया, नमी वाला, जहां पे मॉइस्चर रीजन ज्यादा हो, है ना, तालाब के किनारे वाला जो रीजन होता है वो डैम्प सॉइल होता है, वहां पे नमी दलदली वाला एरिया, ठीक है, तो उस वाले रीजन में क्या करते हैं ये ग्रो करेंगे। लेकिन उसमें से एक्सेप्शनल, अगर हम बायो पढ़ रहे हैं इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो फिर बायो पढ़ने का कोई मजा नहीं आया, है ना। हम लोग जितना भी बायो पढ़ लें उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आता ही है। जैसे आप लोग, आपके 10 आपका ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, 5 लोग का सर्किल है, आप लोग 4 लोग या 3 लोग एक जैसे रहोगे, लेकिन 2 लोग या 1 लोग ऐसा होगा जो कि आपसे अपोजिट बात करेगा, बोलेगा ना, हम लोग बोलेंगे नहीं यहाँ पे चलना है घूमने, तो आ जाना घूमने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम शाम को चलना है, प्लान बना रहे हैं, इस फला जगह जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक लोग ऐसा भी होगा जब समय आएगा घूमने का टाइम होगा तो बोलेगा फोन करके, अरे यार हम तो नहीं आ पाएंगे, ये काम है, पढ़ना है, दिखना है, दुनिया भर का बहाना, है ना, तो वो एक्सेप्शनल वाले हो जाते हैं। उसी तरह हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिक्सिया के जितने भी स्पीसीज होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, मिट्टी वाले रीजन पे ग्रो करते हैं, और कौन से मिट्टी पे, डैम्प सॉइल पे ग्रो करते हैं। लेकिन उसमें से एक स्पीसीज ऐसा है जो कि कहां ग्रो करता है, पानी में ग्रो करता है, और इसके वजह से ये क्या हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसका नाम है आपका रिक्सिया फ्लूटियंस। क्या बोलोगे सर, रिक्सिया फ्लूटियंस नाम का जो मेंबर है ब्रायोफाइटा का, ठीक है, रिक्सिया फ्लूटियंस नाम का, ये क्या होता है, ये वाटर वाले रीजन पे ग्रो करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्पीसीज होते हैं रिक्सिया के, वो सारे के सारे डैम्प सॉइल पे ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो यहां से 2 पॉइंट, अभी हम लोग 2 पॉइंट ही पढ़े हैं, और 2 पॉइंट में दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपका। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले हम लोग बात किए कि किसके थ्रू बताया गया था, और दूसरा ये बात किए हैं कि इसका हैबिट क्या होता है, हैबिटाट क्या होता है। तो आपने बताया सर ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो कि डैम्प सॉइल पे ग्रो करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल भी केस होता है जिसको बोलते हैं रिक्सिया फ्लूटियंस, जो कि आपके वाटर वाले रीजन पे ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अब कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे इंडियन कॉमन स्पीसीज की बात कर लें, जैसे आप याद करके रख सकते हो सर, रिक्सिया डिस्कोलेरा, या फिर कुछ लोग खुश होकर बोलते हैं रिक्सिया डिस्कलर, है ना, डिस्कलर के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर रिक्सिया जेंजिटिका या फिर रिक्सिया फ्रोटिका, है ना, तो ये तमाम सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे जो रिक्सिया फ्लूटियंस है ना, ये भी इंडियन स्पीसीज है, इसलिए ये तो एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, कतई जहर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से इंडियन स्पीसीज है। पहली बात ये कि ये तो इंडियन स्पीसीज है, और दूसरी बात ये कि एक्सेप्शनल के केस में आता है, वाटर में ये ग्रो करता है, तो इसकी 99% प्रोबेबिलिटी बनती है चांस एग्जामिनर की कि ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, बता दो बाबू कि रिक्सिया का कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि इंडियन स्पीसीज है और वो वाटर में ग्रो करता है। तो आप सिर पकड़ कर बैठ जाओ और छत का सड़िया लगन निहारने की, भैया ये कौन सी बात कर दी है, हम तो पढ़े थे सारे के सारे जो स्पीसीज होते हैं वह टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसलिए तो इसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। नहीं बाबू नहीं, यहाँ पे जो रिक्सिया फ्लूटियंस है ये क्या होते हैं, वाटर लवर होते हैं, पानी में ये ग्रो करते हैं। तो ये चीज आप याद करके रखोगे। लास्ट स्लाइड में हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ लिए थे, और इस स्लाइड में हम लोग इसका ऑकरेंस पढ़ लिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखते जा रहे हैं, आप सब चीज अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा। फिर हम देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होता है, किसका, रिक्सिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैमीटेंजिया की। किसकी बात करेंगे सर, गैमीटेंजिया की, या फिर गैमिटोफाइटिक जनरेशन की बात करने वाले हैं, जिसमें से क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होगा। आप लोग को याद आ रहा होगा सर, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है, गैमीटेंजिया होता है, गैमीटोफाइट्स होता है, इनमें गैमिटोफाइट्स होता है, जो कि किस कंडीशन में होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ये चीज आप लोग लास्ट क्लास में भी आप बताए थे सर कि ये जो ब्रायोफाइटा है ये गैमिटोफाइट और सेप्रोफाइट, स्पोरोफाइट होते हैं, जो कि एक से क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं दूसरे पे। अब आप बता दो कि क्या गैमिटोफाइट डोमिनेंट होता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है। आप लोग तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि रिक्सिया का ब्रायोफाइटा का कौन सा
सा फेज होता है जो डोमिनेंट होता है, क्या स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है या फिर गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है? यह आपका होमवर्क नंबर 1 है। जो लास्ट क्लास देखे थे आप लोग, जो देखा होगा वही ये बता पाएगा कि, या फिर अगर अलग से आप लोग बुक पढ़े होगे, आप लोग इंटेलिजेंट हो, कोई नो डाउट, आप लोग बुक पढ़े होगे या फिर क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है कि आपका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है? ये तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे इसमें से कौन ऐसा जो है फेज जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट फेज होता है। ठीक है, ये चीज आप बताओगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, यहां से इसको होमवर्क को तुरंत बताइए आप लोग, गैमेटोफाइट। अब हम लोग इसका देखते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसा होता है। किसकी बात कर रहे हैं सर? रिक्सिया की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होगी? तो ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर फिगर में अच्छे से दिख भी रहा होगा। ये क्या है आपका सर? डॉर्सल व्यू है। कैसा व्यू है सर? सर ये डॉर्सल व्यू है जो कि आपके सामने रिक्सिया की रखी हुई है। और दूसरा जो फिगर आपको दिख रहा है जस्ट बगल में ही, इसको क्या बोलते हैं? रिक्सिया का वेंट्रल व्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? रिक्सिया की वेंट्रल व्यू की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये अभी तक तो ये कंफर्म होगा कि सर डॉर्सल किसको कहते हैं और वेंट्रल किसको कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल मतलब क्या? अगर अपनी बॉडी की ही बात कर लो कि आपके पूछा जाए कि ये बता दो भैया कि आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि डॉर्सल साइड पे पाया जाता है और कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि वेंट्रल साइड पे है। तो आप लोग तुरंत बताओगे सर कि जो हम लोग की अगर अपनी बॉडी की बात की जाती है, हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन की बॉडी की बात करते हैं, है ना, तो अगर हम बात कर लें डॉर्सल साइड जो है वो अपना पीठ वाला हिस्सा हो जाता है और वेंट्रल साइड अपना जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो हो जाता है। आप जस्ट लाइक स्नेक को देख लीजिए, जो स्नेक होता है उसका जो डॉर्सल साइड होता है वो ऊपर रहता है और वेंट्रल साइड टुवर्ड्स द सॉइल की तरफ होता है या फिर कह ले टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ होता है, तो वो वेंट्रल साइड हो जाता है। तो सेम टू सेम आपके ब्रायोफाइटा में भी हम लोग डॉर्सल और वेंट्रल वाला खेल खेलेंगे, जिसमें से डॉर्सल जो साइड होता है वो अपर साइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्या होता है सर? अपर साइड होता है, अपर सरफेस पे होता है, ऐसा लिख लो, अपर सरफेस। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि जो डॉर्सल शेप होता है, डॉर्सल साइड होता है रिक्सिया का, वो कौन सा सरफेस पे होता है, तो आप आंख बंद करके बताओगे सर ये अपर सरफेस जो बॉडी होती है वो कौन होता है? इसका डॉर्सल सरफेस होता है। लेकिन वहीं की अगर हम वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल किसकी बात कर लें सर? वेंट्रल की बात कर लेते हैं। तो ये कहां होता है सर? ये होता है आपका इनर साइड पे। कहां होता है सर? इनर साइड पे या फिर इनर सरफेस पे। ये जो एरिया जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल पोजीशन। तो आप लोग दो चीज यहां से ध्यान रखेंगे कि रिक्सिया का अगर डॉर्सल सरफेस पूछ लिया जाए तब क्या बताओगे, और वेंट्रल साइड पूछ लिया जाए तो फिर क्या बताओगे। तो इस कंडीशन में आप लोग एकदम सतर्क रहिएगा भैया कि जो वेंट्रल होता है वो हमेशा अपने ही बात कर लो सर, वेंट्रल हमारा चेस्ट है और डॉर्सल हमारा जो पीठ वाला हिस्सा है, बैक बोन वाला हिस्सा है, वो हो जाता है। तो सेम टू सेम रिक्सिया में भी जो डॉर्सल होगा वो अपर सरफेस होगा और आपका जो वेंट्रल होगा वो इनर सरफेस से बिलोंग करेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। और जब भी प्रैक्टिकल में आपका फिगर बनाने के लिए आ गया, फिगर बनाने के लिए तो ऑलमोस्ट आएगा ही, रिक्सिया का अगर स्पॉट्स आपको दिया गया तो वहां पे ये वेंट्रल और डॉर्सल वाला जो साइज है ना, जो वेंट्रल और डॉर्सल वाला जो फिगर है वो अपने कॉपी में एकदम बनाओगे और वहां पे छोटा सा लेबलिंग भी इस तरह कर दोगे। और जब थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो वहां पे भैया तो आप अच्छे से इसको फिगर बना दोगे, तो आपको एग्जाम न फिगर देख के ही नंबर दे देगा। ये फिगर नहीं, आगे और भी फिगर हैं, केवल इसी फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, आगे और भी फिगर हैं जो आप अच्छे से बनाओगे। चलो बात यहीं तक करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। गैमेटोफिटिक की बात करें तो ये कैसा? सबसे पहला पॉइंट है सर, ये थैलॉइड बॉडी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिक्सिया की अगर गैमेटोफाइट जनरेशन की बात करते हैं या फिर इनकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, ये कैसी होती है सर? थैलॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। क्या होते हैं सर? थैलॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, आप लास्ट क्लास में बताए थे कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। नो डिफरेंशिएट, क्या हुआ सर? नो डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम
एंड लीफ। हम रूट स्टेम और लीव्स में हम डिफ्रेंशिएट जब किसी भी प्लांट को नहीं कर पाते हैं तो उसको हम एक नाम बोल देते हैं, भैया इतना नाम बोलने से बचते हैं और एक नाम वहां पे बोल देते हैं, सर ये होता है आपका थैलॉइड प्लांट बॉडी। जो कि याद करो हम लोग जब एल्गी पढ़ रहे थे तो एल्गी को भी हम लोग बताए थे सर ये जो एल्गी होता है ये भी थैलॉइड प्लांट बॉडी होते हैं, और आपके जो रिक्सिया हैं ये भी कैसे हैं सर, थैलॉइड प्लांट बॉडी हैं। इसका मतलब हम लोग रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट इनको नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया है। सर दूसरा इसका कैरेक्टर की बात करें, सर ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं सर, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, फ्लैट फॉर्म में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लैट फॉर्म का मतलब ये हो गया सर चपटा फॉर्म में होंगे, चपटे में होंगे। जैसे ये है आपका ये बॉडी होगी और ये चपटा फॉर्म में, फ्लैटेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर में फॉर्म में होंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है फ्लैट, स्मॉल फ्लैट। दूसरा और तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि इस ऐसी बॉडी होती है रिक्सिया की, गैमेटोफाइट की, इसको हम डॉर्सल साइड से बता सकते हैं और वेंट्रल साइड से भी इसका स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डॉर्सी वेंट्रल। तो यहां से आप डॉर्सी वेंट्रल वाला स्ट्रक्चर आप यहां से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है सर, इसमें तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो ये क्या होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब क्या, ये अगर एक मेन प्लांट बॉडी निकली हुई है तो एक मेन प्लांट बॉडी में से दो ब्रांचेस यहां से अराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, एक मेन प्लांट बॉडी, देखो फिगर में ही देख लो, एक मेन प्लांट बॉडी थी जो कि सिंगल इलोंगेटेड फॉर्म में थी, और लेकिन कुछ दूर आगे जाके ये क्या हो गई, दो इक्वल पार्ट में ब्रांचिंग के फॉर्म में हो गए, जिनको हम क्या बोल देते हैं, डाइकोटोमसियस ब्रांच के नाम से जानते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका रिक्सिया में देखने को मिलता है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। सर आगे बात करें, डॉर्सल सरफेस शो द प्रोमिनेंट मिड रिब। जो डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस में ये क्या होता है, प्रोमिनेंट मिड रिब देखने को मिलता है। देखो फिगर में देखना ध्यान से, फिगर में आप लोग ध्यान से देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या पाई जा रही है सर, मिड रिब पाई जा रही हैं, और इस मिड रिब को क्या नाम से जान रहे हैं सर, प्रोमिनेंट मिड रिब के नाम से जान रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर, प्रोमिनेंट मिड रिब के नाम से जान रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सर ये कहां पाया जाता है, तो ये रिक्सिया के डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है सर, रिक्सिया के डॉर्सल सरफेस पे प्रोमिनेंट मिड रिब पाए जाते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। आगे बात करते हैं सर, अगर वेंट्रल की बात करते हैं तो वेंट्रल सरफेस शोज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द राइजोइड। अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं तो वेंट्रल सरफेस में क्या पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस में ये आपके राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में या फिर वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया बता दो रिक्सिया का जो वेंट्रल साइड होता है वहां पे किसका प्रेजेंस होता है और किसका एब्सेंस होता है। तो आप बताओगे जो वेंट्रल साइड पे अगर रिक्सिया की बात करेंगे तो रिक्सिया के वेंट्रल साइड पे क्या पाए जाते हैं सर, राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, राइजोइड्स पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर डॉर्सल साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या पाए जाते हैं सर, प्रोमिनेंट मिड रिब्स पाए जाते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए। यहां से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आप बी अवेयर, सतर्क रहिएगा। अच्छा, स्केल के साथ साथ इसमें राइजोइड के साथ साथ इसमें स्केल्स भी पाए जाते हैं। तो ये भी चीज आप पॉइंट याद करके रखिएगा, ध्यान में रखिए। देखिए इनके बॉडी सरफेस पे स्केल्स पाए जा रहे हैं, ये सब स्केल्स पाए जा रहे हैं, और स्केल के साथ ही साथ आपके राइजोइड्स भी पाए जा रहे हैं। कहां पे, वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये स्लाइड आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि सर हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, फिर उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको सारा चीज आप लोग नोट करते चलिए, वन वर्ड में लिखा हुआ है, सारा चीज को नोट करते हुए चलिए। सर अभी हम आप बात की हो कि जो वेंट्रल सरफेस होता है किसका, रिक्सिया का, आपका नहीं, रिक्सिया का। तो उस रिक्सिया के वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स और राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या काम होता है इनके अंदर, कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, तो मजा आ जाता। इतना हम लोग पढ़ लिए सर, इतना भी पढ़ लेते तो मजा आ जाता। तो देखिए अगर स्केल्स और राइजोइड्स की बात करें तो सबसे पहले हम राइजोइड्स की बात करेंगे। ये क्या होते हैं, रूट का एडाप्टेशन होते हैं।
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कह लें, एडाप्टेशन ऑफ रूट्स कह लें, यानी कि ये तो प्रिमिटिव टाइप्स के प्लांट्स हैं, इनके पास कोई रूट्स नहीं होता है जिससे ये क्या करे, वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करे। तो भगवान ने क्या किया या गॉड ने क्या किया कि इनके पास रूट्स ना देके राइजॉइड्स दे दिया। आप लोग याद कीजिए लास्ट क्लास में राइजॉइड्स का हम लोग जिक्र किए थे और एल्गी में भी जिक्र किए थे। जब आप लोग जब मनी प्लांट देखते हो, मनी प्लांट क्या क्या होता है, उसका जो स्टेम होता है उस स्टेम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जो कि किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहते हैं, है ना। देखे हो लोग कि नहीं देखे हो लोग, हाँ या ना का बताओ, हाँ या ना। हाँ है तो एक एक लिखो और ना है तो दो दो लिखो। देखते हैं कौन कौन देखा है और कौन कौन नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, ठीक है। तो अगर राइजॉइड्स की बात करते हैं तो ये रिक्सिया में दो टाइप के राइजॉइड देखने मिलेंगे और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं सर स्मूथ वॉल और दूसरे को कहते हैं ट्यूबरकुलेट। क्या बोलते हैं सर, स्मूथ वॉल के नाम से जानते हैं और दूसरे के राइजॉइड्स को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलेट कहते हैं। इसलिए आपके रिक्सिया के जो राइजॉइड्स होते हैं ये दो टाइप के राइजॉइड्स होते हैं। पहला आप बताओगे स्मूथ वॉल और दूसरा आप बताओगे ट्यूबरकुलेट। बताइए यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है। अगर स्मूथ की बात करते हैं तो इनकी जो वॉल होंगी वो कैसी होंगी, इनर वॉल की अगर बात करते हैं तो ये स्मूथ होंगी। कैसी होंगी सर, स्मूथ वॉल होंगी। ये लिविंग सेल होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेड नहीं रहेंगे, लिविंग सेल रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो ये रूट्स का तो काम कर रहा है। इनमें क्या होता है सर, मेन फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन। देखो यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपका स्मूथ वॉल का फंक्शन पूछा जाए या सब छोड़ दीजिए आपका राइजॉइड्स का फंक्शन पूछ लिया जाए तो आप आंख बंद करके बताना सर ये राइजॉइड्स यानी कि रूट्स, राइजॉइड्स यानी कि रूट्स ये क्या करेंगे सर, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो ये क्या होते हैं सर, आपका एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं और ये लिविंग सेल होते हैं। स्मूथ इनकी इनर वॉल होती है। अगर सर आप ट्यूबिकुलेट की बात करते हो तो ट्यूबिकुलेट में क्या होते हैं सर, ये पैग लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल। इनर वॉल की तरफ में क्या होते हैं, ये पैग लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि आप ये देख लो स्मूथ वॉल और ट्यूबिकुलेट। हाँ देखो ये यहां से कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक बार आपको कलर कर चेंज करके दिखा दूं भैया कि ये देखो पैग लाइक प्रोजेक्शन की बात की है ना, ट्यूबिकुलेट कैसे होते हैं, पैग लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनर वॉल की तरफ। ये देखो ये आपका ट्यूबिकुलेट है, ये आपका ट्यूबिकुलेट है, ये यूं आया और यूं अंदर की तरफ धंस गया, यूं आया यूं अंदर की तरफ धंस गया, यूं आया यूं अंदर की तरफ धंस गया, ये आया और ये अंदर की तरफ धंस गया। ठीक है, ये क्या है सर, पैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे भी देखो फिगर में आप क्लियरली इसको देख सकते हो। अभी रुको अभी दिखा देंगे, परेशान मत हो आप लोग। इसको क्या होता है सर, पैग लाइक स्ट्रक्चर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अंदर की तरफ जो इनर की तरफ, इनर सरफेस की तरफ धंसा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर, ये राइजॉइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और किस टाइप का राइजॉइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो आप बताओगे सर, ट्यूबिकुलेट राइजॉइड जो होते हैं, यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में राइजॉइड होते हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि पैग लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनर वॉल की तरफ, ये चीज। ठीक है, ये पैग वॉल तो हो गए सर। तो अब ये कैसे होते हैं सर, ये प्रोटोप्लाज्म में धंसे रहते हैं। बोले ना कि ये सब धंसे रहते हैं अंदर की तरफ, तो कहां धंसे रहेंगे सर, या तो साइटोप्लाज्म में या तो प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म कह लें या फिर साइटोप्लाज्म कह लें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो आप बताओगे सर ये जो धंसे हुए रहते हैं इनर की तरफ, ये कहां होते हैं सर, ये प्रोटोप्लाज्म में लगे हुए रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है सर, इनका मेन फंक्शन की बात कर लें तो ये मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कौन, तो आपका ट्यूबिकुलेट। आप याद करो राइजॉइड्स दो टाइप के हुए, इसको यहाँ पे नोट कर लो सर, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। आज याद रखते हो कल भूल जाते हो आप लोग। राइजॉइड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है स्मूथ होता है, कैसा होता है सर, स्मूथ होता है, और दूसरा ट्यूबिकुलेट होता है। होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो एक और ना तो दो। अगर स्मूथ है तो ये कैसा होगा सर, इसका जो फंक्शन की बात कर लें तो इसका जो फंक्शन की बात करते हैं ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है।
किसका काम करेगा सर? एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। लेकिन यहीं पे ट्यूबिकुलेट की बात कर लें तो ये जो ट्यूबिकुलेट होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट करने का, प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डिफरेंशिएट वाइवा में या फिर ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन बनेगा तो एकदम बनेगा, 110% गारंटी है यहां से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ये चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और देखेंगे सर अगर राइजॉइड्स की बात इस तरह कर लिए तो स्केल्स कैसे होंगे, स्केल्स की भी बात कर लेते तो बात अच्छी हो जाती। तो स्केल्स की बात करें, यहां से आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे एस है, सी नहीं है, जो टाइप करने वाला है वो गलती से सी लिख दिया होगा, स्केल्स उसको लगा होगा CLALES वाला है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे खासे अच्छे बच्चे हो, यहाँ से समझ जाते हो बातों को। देखो स्केल्स की बात करते हैं तो इसके जो स्केल्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं सर? अभी आप बात किए थे सर जो वेंट्रल सरफेस होते हैं किसके, रिक्सिया का जो वेंट्रल सरफेस होता है उस वेंट्रल सरफेस पे आपके स्केल्स पाए जाते हैं और किस फॉर्म में रहते हैं सर? थैलस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं सर? ये सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं सर? सिंपल होते हैं, ल्यूबुलेट टाइप के होते हैं, यानी कि स्केल्स याद करो, स्केल्स जैसे ये आपका रिक्सिया हो गया। अब ये हार्ड मत समझिएगा आप लोग, ये मत समझिएगा मैं सोना बाबू का दिल है ना, ये मत समझिए ये रिक्सिया है, ठीक है। अब यहां से आप लोग कंपेयर मत कीजिएगा कि सर आप तो हर्ट बना दिए, रिक्सिया बोलते बोलते, नहीं नहीं ये हर्ट नहीं है, आपका सोना बाबू का दिल नहीं है, आपका सोना बाबू के पास, आपकी के पास है, ये क्या बनाया? रिक्सिया बनाया। यहाँ पे देखिए ये जो स्केल होते हैं इस तरह लगे रहते हैं, वेंट्रल सरफेस पे स्केल इस तरह लगे हुए रहते हैं। कहाँ लगे रहते हैं सर? वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स लगे रहते हैं और किस फॉर्म में रहते हैं सर? ल्यूगुलेटेड टाइप के रहते हैं, यानी कि आपस में ल्यूगुलेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये हमको देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है सर? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कब? जब ये ग्रोथ करता है, जब ये रिक्सिया ग्रो करेगा तो ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जैसे क्या करता है, ये ग्रोइंग पॉइंट है, जैसे ये आपका ग्रोइंग पार्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कि बाहर से कोई स्टिमुलस इसको इफेक्ट ना करे, तमाम सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को प्रभाव ना डाले कि जिससे इसकी ग्रोथ क्या हो जाए? रुक जाए। तो ये चीज यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ईच स्केल इज द सिंपल मल्टी सेलुलर होता है और वन सेल इज द थिकेस्ट। ये कैसे होते हैं? हर सेल, ये जितने भी सेल होते हैं ये सारे के सारे सेल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ना होके मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर इसमें एक से अधिक सेल हैं, बहुकोशिकाएं होती हैं और ये पर्टिकुलर सेल मतलब जितनी भी सेल यहाँ पे स्केल्स में लगी रहेंगी ये सारे के सारे कैसे होंगे? थिक फॉर्म में होंगे, है ना, थिक फॉर्म में होंगे, यानी कि मोटे होंगे, पतले नहीं होंगे, मोटे होंगे। क्यों मोटे होंगे सर? क्योंकि इसको तो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है सर। अभी आप बात की हो कि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कब? जब ग्रोइंग पॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो जब प्रोटेक्ट काम करने का काम करेगा तो ये जब मोटा तगड़ा होगा आपके जैसे तभी तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, अदरवाइज तो ये प्रोटेक्ट करने का काम तो कर नहीं पाएगा, है ना। तो ये चीज आप भी ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्केल जैसे होता है तो अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें दो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सर। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक जोन और दूसरा बोलते हैं उसको स्टोरेज जोन। क्या बोलते हैं सर? फोटोसिंथेटिक जोन, जहां पे फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको वहां पे परफॉर्म कराया जाता है। और जो दूसरा जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टोरेज जोन, जहां पे जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। देखते हैं यहाँ पे ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है जो कि ट्यूबिकुलेटेड राइजॉइड्स, यहाँ पे स्मूथ वॉल राइजॉइड्स हो गए। स्टोरेज जोन ये आपका स्टोरेज जोन होता है। ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया तमाम सारे एरिया हैं, ये एरिया जो होता है ये कैसा होता है? स्टोरेज जोन होता है। और इसके ऊपर की जो रीजन होती है वो कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक जोन होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। देखते हैं सर इसमें फोटोसिंथेटिक जोन की बात कर लें, किसके बारे में है सर? प्रकाश संश्लेषण के बारे में होगा। दे कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पैक्टली अरेंज द वर्टिकल रो ऑफ द क्लोरेनकाइमेटा सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, अगर फोटोसिंथेटिक जोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस टाइप के सेल होने चाहिए तो आप तुरंत बताओगे सर। अगर फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई सेल रखती है
तो वो सेल किससे मिलकर बनी होती है, कोरेनकाइमा से मिलकर बनी होती है, जिससे ये क्या करे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर रखोगे। सर यहाँ पे कैसे होते हैं सर, नैरो होते हैं, वर्टिकल एयर चैम्बर इनमें लगे रहते हैं, जिससे ये आराम से, अगर पानी में कोई स्पीसीज है तो एयर चैम्बर है इसके पास, जैसे आप बात किए थे सर एक्सेप्शनल वाला रिक्सिया फ्लूमिकिएंट वाला था ना, जो इंडियन स्पीसीज था। अगर सपोज करो ये पानी में पाया जाता, तो पानी में पाया जाता यानी कि पानी में रहता तो डूब जाता पानी के अंदर, लेकिन ये पानी के अंदर तो डूब नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एयर चैम्बर है, जिससे ये क्या रहा, उसके एयर चैम्बर में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हुए रह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इनमें जो एयर चैम्बर होगा वो किस जोन में पाया जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप बताओगे सर, जो एयर चैम्बर होगा वो पाया जाएगा फोटोसिंथेटिक जोन में। कहां पाया जाएगा सर, फोटोसिंथेटिक जोन में एयर चैम्बर पाया जाएगा, जो कि वर्टिकल फॉर्म में अरेंज हुए रहेंगे, वो सेपरेटेड फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, आप फिगर में देख रहे हो अरेंज हुए दिख रहे हैं। सेल पोजेसेस द क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये हो गया सर, इनके पास क्या होगा सर अब वही बात हो गई सर, अब इसको बारे में बताइए। क्लोरोप्लास्ट है इसके पास, यानी कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। इसके पास थैलेक्वाइड्स होंगे, ग्रेना होंगे कि नहीं होंगे, जिससे ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। सर ये तो हमको पता था, आप फिर क्यों बता दिए, चलो जान गए, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात। तो क्या होता है फोटोसिंथेटिक जोन में, आप तीन चीज याद करके रहोगे सर। जो फोटोसिंथेटिक जोन होता है, इसमें क्या होता है, एयर चैम्बर पाए जाते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं सर, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, नैरो होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। इनमें जो फोटोसिंथेटिक जो सेल होते हैं वो किस टाइप के सेल होते हैं, तो क्या भैया, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमेटस सेल, क्लोरेनकाइमेटस सेल्स हैं। और क्या बताओगे सर, इनके जो सेल होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसमें थैलेक्वाइड्स पाए जाएंगे, थैलेक्वाइड्स पाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके ग्रेना पाए जाएंगे, ग्रेना, जो कि क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेटिक जोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटोसिंथेटिक जोन के बाद, भैया रुक जाओ, सिंथेटिक स्टोरेज जोन क्या बात करेंगे सर। पहला फोटोसिंथेटिक जोन हो गया, दूसरा आपका स्टोरेज जोन हो गया, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। इसमें क्या होता है सर, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, पैरेनकाइमेटस सेल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, फिर बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फोटोसिंथेटिक जोन था वो क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना हुआ था, क्लोरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बने हुए थे। लेकिन जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे सर, जब भी हम लोग स्टोरेज जोन की बात करेंगे, तो यहाँ के जो सेल होंगे, यहाँ के जो टिश्यूज होंगे, उनको टिश्यूज को कहेंगे हम लोग पैरेनकाइमेटस टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने कॉपी में यहाँ पे लिखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं देखने में। तो याद करो फिगर लास्ट स्लाइड पे, ये ऐसा कुछ था, यहाँ पे क्या लगे हुए थे, इस तरफ इंटरसेलुलर सेलरी सेल्स लगे हुए थे, जो कि क्या था, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये सारे कैसे थे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज्ड थे। यही क्या है, आपका स्टोरेज जोन है। द सेल कंटेन द अबंडेंट स्टार्च ग्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर इंपॉर्टेंट लगा लो। एक बात कर दें, इसमें जितना भी पॉइंट लगाया गया है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वही सारे पॉइंट लिखे गया है। आप अपना बुक उठा लीजिए कोटपाल की, या फिर इवन कोई भी बुक उठा लीजिए, वहां पे जितना मटेरियल दिया हुआ उसको पढ़ने बैठे तो आपका लग जाएगा महीना 6 महीना लग जाएगा उसको पढ़ने में ही किताब। ठीक है, इसलिए बोला जाता है यहाँ से आप जुड़ के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, यहाँ से जो टू दी पॉइंट एकदम बताया जाता है, और जो एग्जाम में आता है वही चीज बताया जाता है, फालतू कुछ चीज नहीं बताया जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए, ये जो होता है किस फॉर्म में स्टोरेज करता है, तो स्टार्च गेन को, स्टार्च को स्टोर करके रखने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी ध्यान रखें। कहाँ स्टोर करता है, तो स्टोरेज जोन में रखता है। ये कहाँ होता है असल स्टोरेज जोन, तो लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, जो कि राइजोइड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कहाँ होता है सर, ये जो
आपका स्टोरेज जोन होता है, ये आपके लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, जो कि राइजोइड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं सर, किसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो? रिक्सिया की गैमेटोफाइटिक की बात कर रहे हैं सर, स्पोरोफाइट की अभी नहीं बात कर रहे हैं। अगर इस रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म कराएगा, जिसमें से ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन को प्रोसेस को कराता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस होते हैं, परसिस्टेंस ग्रोइंग एपिक्स होते हैं, फिर आपके फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं। बस यहाँ पे आप इसका नाम जानते रहिए, इसका डिटेल आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा होता है सर? oogamous होता है। क्या करो, oogamous आपको बताए थे, एल्गिन हो गया, एल्गिन बता दिए थे, ब्रायोफाइटा स्टार्ट किए, फिर ब्रायोफाइटा में भी बता दिए हैं, है ना, लास्ट क्लास में। एक बार और बता देते हैं आप लोग के लिए। oogamous में क्या होता है, जो दो टाइप के गैमेट बनेंगे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भैया। जो मेल गैमेट होगा, हाँ मेल गैमेट होगा, और एक होगा फीमेल गैमेट, होगा कि नहीं होगा? तभी तो सेक्सुअल हो रहा है ना। जो मेल गैमेट होते हैं ये क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉलर इन साइज। इसको नोट कर लीजिएगा भैया, फिर बता रहे हैं, फिर अब पता नहीं कब मौका मिले बताने के लिए। ये क्या है? आपके मेल गैमेट है, यहाँ पे लिखो मेल। ये क्या है? फीमेल। ये क्या होते हैं? स्मॉलर इन साइज के होते हैं, और ये कैसे होते हैं सर? लार्जर इन साइज के होते हैं, लार्जर इन साइज। जो मेल गैमेट होते हैं ये स्मॉलर इन साइज के, और ये किस फॉर्म में होते हैं सर? मोटाइल फॉर्म में होते हैं। और ये क्या होता है? नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल, यानी कि ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, गैमेट है, और ये कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके पास फ्लैजिला होता है, इनके पास कोई फ्लैजिला। तो ये क्या, इस टाइप के जो अगर गैमेट देखने में मिल रहा है किसी भी मेंबर को, तो इस टाइप का गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप का गैमेट को हम लोग बोलते हैं oogamous, oogamous, oogamous। ठीक है, तो ये जो रिक्सिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है सर? oogamous टाइप का हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको हम किस नाम से जानेंगे सर? उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडिया। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रीडिया। रीडिया, इसको क्या बोलते हैं सर? इसके सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया और दूसरा आर्किगोनिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। देखो यहाँ पे दिया है, मेल सेक्स ऑर्गन आर द एंथ्रीडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर यानी कि आर्किगोनिया। ठीक है, सम ऑफ द स्पीसीज आर द मोनोसियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि मोनोसियस होते हैं, और कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि डायोसियस होते हैं। सर मोनोसियस डायोसियस मतलब एक लैंगिक और बहुलैंगिक वाले। ठीक है, एक लैंगिक और द्विलैंगिक जिसको कहते हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो सेम प्लांट पे पाए जाएंगे, सेम प्लांट बॉडी, सेम प्लांट बॉडी पे पाए जाएंगे। और डायोसियस मतलब डिफरेंट प्लांट बॉडी पे पाए जाएंगे, डिफरेंट प्लांट बॉडी पे पाए जाएंगे। ठीक है, सेम प्लांट बॉडी और डिफरेंट प्लांट बॉडी पे पाए जाते हैं। तो ये मोनोसियस और डायोसियस होते हैं, यहां से आप देख लीजिएगा। जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एराइजेस हुए रहते हैं सिंगल फॉर्म में। ठीक है, सक्सेसफुली क्या होता है? यंगर स्टेज में जो एपेक्स वाले रीजन होते हैं, ये जो अब यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये कहां पाए जाते हैं सही भैया? तो ये जो सेक्स ऑर्गन की अगर बात कर लेते हैं, ये अगर जो सेक्स ऑर्गन है ये एपेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे सर? एपेक्स वाले रीजन पे। और कौन से एपेक्स वाले रीजन पे? जो यंगर स्टेज का होगा, जो यंगर स्टेज का होगा, ओल्डर स्टेज पे नहीं भैया, ओल्डर स्टेज पे नहीं। ओल्डर स्टेज पे कब? यानी कि ओल्डर स्टेज होता है बेस वाला रीजन, और यंगर स्टेज होता है आपका एपेक्स वाले रीजन। तो एपेक्स वाले रीजन पे ये सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखो। यहाँ पे जो चीज लिखा गया है अपने कॉपी में तुरंत नोट करोगे, और नोट करने के बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम कैसा होता है। तो एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जो कि गोल मटोर का वेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखते हैं, डिफरेंट
डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स बॉडी। इनका जो एंथ्रीडिया होता है दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं भैया? स्टॉक और बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि जब भी हम एंथ्रीडिया की बात करते हैं तो इनकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम कहते हैं। बॉडी ऑफ एंथ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर जैकेटेड एनक्लोजिंग द मास ऑफ द एंड्रोसाइट। जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडिया होती है सर भैया, जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडिया होगी, ठीक है, ये जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडिया होती है, एंथ्रीडियम की बॉडी, ये देखो ये वाली बॉडी, ठीक है, जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम होती है इसमें क्या होता है सर? ये जैकेटेड फॉर्म में रहता है, और इस जैकेटेड के अंदर क्या पड़ा रहता है? एंड्रोसाइट्स पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं सर? एंड्रोसाइट्स पड़े रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछा जाएगा सर कि बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम में कैसा होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम के ऊपर एक जैकेटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं सर? एंथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। ईच एंथ्रोसाइट डिफरेंशिएटेड टू प्रोड्यूस द सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। अब जितने इसके अंदर जो एंथ्रोसाइट जो बन रहे हैं, इसके अंदर क्या बन रहा है भैया? इसके अंदर बन रहे हैं आपके एंड्रोसाइट्स, है ना, एंड्रोसाइट्स बन रहे हैं, और हर एंड्रोसाइट से डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, यहां पे नोट करिए भैया, प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लैजिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड ये क्या बनेगा? इसके अंदर बनके तैयार होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, इसको नोट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये एंथ्रोसाइट्स है, और एंथ्रोसाइट के अंदर क्या होगा? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो गया, दिख गया, ठीक है। ये आपका एंथ्रोसाइट्स था, एंथ्रोसाइट्स के अंदर आपके एंथ्रोजॉइड्स बन गया, ठीक है। तो ये चीज स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे एंथ्रोजॉइड कैसे फटता है, डेहिसेंस इसका कैसे होता है, ठीक है। जब डेहिसेंस होगा एंथ्रीडियम का तभी तो बाहर एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे। At maturity, the pores of the entheridial chamber become the wide open। जब ये जो आपका एंथ्रीडियल चैम्बर है या फिर एंथ्रीडियम जब मैच्योर हो जाता है तो यहाँ की वॉल क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। जैसे आम पेड़ पे लगा हुआ है और पेड़ पे आम पक गया, पकने के बाद क्या होता है? वो उसकी जो वॉल होती है फट जाती है, है ना, छिलका फट जाता है, इतना ज्यादा पक जाता है कि छिलका फट जाती है, और उसके अंदर से क्या होता है? जूस बाहर निकलने लगता है। तो चिड़िया उड़िया सब खाने लगते हैं, सब वही काम होता है। जब ये एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें वाइड रेंज ऑफ एंथ्रीडियम क्या होता है? बाहर की तरफ निकलते हैं। एंथ्रोजॉइड्स फ्लोटेड इन द विजन फ्लूइड फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द एंथ्रोसाइट्स। अब इसमें से जैसे ये मैच्योर होकर फटा इनकी वॉल, तो जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये क्या करेंगे? फ्लूइड के फॉर्म में बाहर रिलीज होंगे। जैसे वही बोले थे ना, आम का जो जूस है बाहर निकल गया, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड्स है ये फ्लूइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा सेल वॉल से, जिसमें से किसके सेल वॉल के अंदर से? एंथ्रोसाइट्स के अंदर से। स्ट्राइल जैकेटेड ऑफ द एंथ्रीडियम इम्बाइबेड वाटर बिकम द सॉफ्टेंड एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होते हैं? एम्बेडेड जो होते हैं, जो एंथ्रोजॉइड होते हैं, इनके ऊपर भी क्या होती है? लेयर पाई जाती है, जैकेट फॉर्म में पाई जाती है। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे डिसोल्यूस मतलब डिसॉल्व उसके अंदर ना हो पाए, है ना, इतना इसके अंदर कैपेसिटी रहती है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। आगे है एंथ्रोजॉइड्स ooze out in the mass through the opening। अब जैसे यहां से मास ओपन हुआ, यहां से जितने भी आपके एंथ्रोजॉइड थे वो क्या होंगे? बाहर रिलीज आउट होंगे। क्या होंगे सर? बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे। जैसे ये बाहर रिलीज हुए, एंथ्रोजॉइड escapes and come to dorsal wall of the थैलस। अब जैसे एंथ्रोजॉइड वहां से बाहर रिलीज हुआ, एंथ्रीडियम फटा, तो ये कहां पे आएगा सर? सबसे पहले ये किसके कांटेक्ट में आएगा? सबसे पहले ये कांटेक्ट में आएगा डॉर्सल सरफेस के। किसके सरफेस पे सर? डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस के कांटेक्ट में सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? डॉर्सल सरफेस ऑफ के कांटेक्ट में ये आने वाला है,
ठीक है, तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखोगे। Where they swim and film the water present into the dorsal surface of the thallus due to the rain or the dew। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, पानी में तैरना स्टार्ट करेगा, तैरते तैरते ये अपने सबस्ट्रेटम से या फिर थैलस से जाके डॉर्सल सरफेस के थैलस से जाके अटैच हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर द लिबरेशन ऑफ द एंथ्रोजॉइड। अब ये वाटर के अंदर है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको अच्छा प्रायोरिटी ज्यादा मिलता है, जिससे क्या करे, अपने आप को लिबरेट करे, पानी में लिबरेट करे, और लिबरेट करने के बाद स्विम करे, और स्विम करने के बाद ये डॉर्सल सरफेस से जाके थैलस के जाके चिपक जाए, है ना। इसलिए उसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक लेयर की जैकेट भी पाई जाती है, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। आगे देखते हैं सर, स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम तो खत्म हो गया सर, एंथ्रीडियम जैसे ही खत्म हुआ तो दूसरा आता है आर्किगोनियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा। इट इज द फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 पार्ट्स। ये क्या होता है सर, फ्लास्क शेप का होता है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि हम 3 हिस्सों में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जो पहला हिस्सा होता है इसको स्टॉक के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है स्वेलन वेंट्रल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो होता है उसको लॉन्ग नेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका स्टॉक है, वेंट्रल है, और ये आपका नेक है, और ये आपका वेंट्रल है। ठीक है, स्वेलन वेंटर होता है। जो स्वेलन वेंटर होता है इसमें क्या होता है, सिंगल वॉल से मिलकर बना होता है, जो कि एनक्लोसिस हुआ रहता है वेंट्रल कैनाल सेल पे, और लार्ज नेकेड एग में इसके अंदर पड़े रहते हैं। ये जो वेंट्रल कैनाल है इसी के अंदर क्या पड़े रहते हैं सर, एग इसी के अंदर पड़ा रहता है। और ये जो लेयर होता है, ये किसका लेयर होता है सर, सिंगल लेयर का होता है। कैसा होता है सर, सिंगल लेयर का होता है। इनकी जो लॉन्ग नेक होती है इसमें 6 से 9 सेल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं सर, 6 से 9 सेल आपस में क्या होते हैं, टाई अप हुए रहते हैं और अरेंज हुए रहते हैं वर्टिकल 6 वर्टिकल रो में, जो कि सराउंड हुआ रहता है आपके वेंट्रल कैनाल से। मतलब ये हुआ, इनके 3 हिस्से होते हैं। पहला स्टॉक होता है, दूसरा नेक होता है, और तीसरा वेंट्रल स्वेलन वेंट्रल होते हैं। इस स्वेलन वेंट्रल में आपका क्या पाया जाता है सर, एग पाए जाते हैं। जो स्वेलन वेंट्रल होता है वो सिंगल लेयर का होता है। फिर इसके ऊपर पतला सा एक नेक पाए जाते हैं, जो जिसमें 6 से 9 सेल होते हैं, वो आपस में रीअरेंज फॉर्म में हुए रहते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक, तो ये आपका वेंट्रल देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें सर, आगे बात करते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इनिशिएशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। दे अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन और द ड्यू। ये इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जब बारिश होता रहेगा, उस दौरान ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। याद करो, ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, ये सारा चीज गैमिट फ्यूजन, सारा चीज गैमिट का फॉर्मेशन, ये सारा चीज कॉपलेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन करने का जब ड्यूरेशन आएगा तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसको एम्फीबिया और प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये वाटर की तरफ ये तब कूच करते हैं। ठीक है, तो ये चीज वाटर की रिक्वायरमेंट में देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे दिया, वाटर इज नीडेड फॉर द डेहिसेंस ऑफ द एंथ्रीडिया, लिबरेशन ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स, ओपनिंग टू द आर्किगोनियल नेक, मूवमेंट टू द एंथ्रोजॉइड टू द आर्किगोनिया। अब जैसे ये एंथ्रीडिया है, सपोज करिए एंथ्रीडिया है आपका, ये आपका क्या है, नेक है। ये इसके कांटेक्ट में कब आएगा, जब ये वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर फुलफिल होगा, तभी ये आके फीमेल के एग से ये आगे क्या करेगा, अपने आप को लिबरेट करके फ्यूज करने का काम करेगा। जब तक वाटर की रिक्वायरमेंट ना रहेगी तब तक ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कैसे आएगा सर, कैसे इंटर करेगा। सबसे पहले ये जो
जॉइंट्स होंगे ये स्टॉक वाले रीजन पे आके इंटर करेंगे, और स्टॉक वाले रीजन पे आके इंटर करने के बाद ये धीरे धीरे नेक वाले रीजन से आएंगे, और नेक वाले रीजन से इंटर करेंगे आपके एग सेल के पास। कहाँ इंटर करेंगे सर? आपके एग के पास इंटर करेंगे, और एग के पास इंटर करने के बाद ये क्या कर लेंगे? फर्टिलाइज कर लेंगे। फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा एंथ्रोजॉइड्स आपका बनके तैयार हो गया, यानी कि रिक्सिया आपका फर्टिलाइज होके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये चीज म्यूसिलेजनस थिक वॉल होता है। ये जब एंथ्रोजॉइड, जब ये फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होने का होता है, तो इस दौरान ये जो फीमेल एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कीमो टिटिकली क्या करते हैं? मेल वाले को, मतलब जो फीमेल वाले हिस्सा है, ये जो फीमेल वाला हिस्सा है, ये क्या करेगा? ये अपने आप आसपास में केमिकल को सिक्रीट कर देगा, केमिकल को सिक्रीट कर देगी, और जिससे एंथ्रोजॉइड्स हैं, मेल गैमीट है, ये क्या करे? इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दो कितनी होशियार है, अपने चारों तरफ क्या कर दी है? केमिकल वाले हिस्से को सर्कुलेट कर दिए, जिससे क्या करे? एंथ्रीडिया जो मेल गैमीट है वही इससे आके क्या करे? फ्यूज करे। इसके लिए क्या करता है? केमिकल को सिक्रीट कर देते हैं अपने आसपास में, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द म्यूसिलेज। इनका जो म्यूसिलेज होता है, इसके ऊपर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। some of them enter into the neck canal. A single of the anthrozoids are the richest to the first and fuse with the egg. यानी कि सबसे पहले ये क्या होता है? एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं? नेक कैनाल से इंटर करते हैं, स्टॉक से फिर ये नेक में इंटर करते हैं। जो एंथ्रीडियम, जो मेल गैमीट, जो सबसे पहले एक के पास पहुंच जाता है, वही वाला प्रोसेस होता है। जो सबसे पहले जो रेस में जीत गया वो जीत गया, जो रेस में सबसे पहले आ गया। यानी कि ऐसे गैमेट जो सबसे पहले एग के पास आ गए, वो क्या करते हैं? सिर्फ फर्टिलाइज कर जाते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। जैसे ये फ्यूज करते हैं, जैसे फ्यूज किए तो क्या बना लिए सर? डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन कर लिए, और डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन कर लिए, यानी कि गैमेटोफाइट फेज ऑफ लाइफ साइकिल एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जैसे ये कंप्लीट हुआ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बना लिया, तो जायगोट बना लिया, इसका मतलब क्या होगा सर? आपका गैमेटोफाइट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि इसमें जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका। अब आता है सर सेप्रोफिटिक जनरेशन। इसमें क्या होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट का फॉर्मेशन इन द सेंस 2n का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ द जनरेशन। इसको देख लेते हैं सर रफली कि ये क्या होता है सर? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन होते हैं। इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो जायगोट होता है रिटेन इनसाइड द वेंट्रल एंड स्टार्ट द जर्मिनेशन। इसमें जो जायगोट होता है वो वेंट्रल के अंदर इंटरेक्ट हुए रहते हैं, है ना? ये क्या देखो, वेंट्रल है और ये आपका जायगोट है। जायगोट के वेंट्रल में ये जायगोट पड़े हुए रहते हैं, और वहां से ये क्या करते हैं? अपने आप को जर्मिनेट करते हैं। इट विल प्रोड्यूस द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी दैट इज द स्पोरेंजियम। ये क्या करते हैं सर? स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पे। देखो आ गया आपका होमवर्क, यहाँ पे आ गया। ये किस पे डिपेंड हुए रहते हैं? जो स्पोरोफाइट हुए रहते होते हैं वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट हुए रहते हैं। तो ये चीज आपका आंसर था, इसलिए वहां पे हम आपको नहीं बताए थे। ठीक है, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम है जो कि एम्बंडेंट होता है टिश्यू फॉर्म में, है ना? टिश्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कैप्सूल के फॉर्म में, जिसको स्पोर सैक के नाम से भी जानते हैं। इसमें फूट होते हैं, और सीटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये इसमें क्या होता है? मास ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि एनक्लोसिस हुए रहते हैं लेयर ऑफ कैलपेट्रा। ये इंपॉर्टेंट है, लेयर ऑफ कैलपेट्रा, आउटर लेयर ऑफ कैलपेट्रा पे ये क्या होते हैं? स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। द स्पोर्स आर जनरली अटैच्ड टू द ट्रेड्स। ये जो स्पोर्स होते हैं ये टेट्रास के साथ जुड़े रहते हैं, जो कि हैप्लॉइड जो सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अब यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोर को देख लेते हैं हम लोग। जो स्पोर्स होता है सर, ये फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है सर? स्पोर जो होता है फर्स्ट सेल ऑफ आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात की जाती है। इसमें क्या होता है सर? इसमें ये कहां पाए जाते हैं सर? ठीक है, तो ये क्या होता है सर? मास ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इस साइटोप्लाज्म में ये पड़े रहते हैं। कहां पड़े रहते हैं सर? साइटोप्लाज्म पे पड़े रहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये स्पोर्स आपके पड़े रहते हैं, आपके नहीं, रिक्सिया के स्पोर्स यहाँ के अंदर पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि किस फॉर्म में होते हैं सर? स्मॉल होते हैं, और हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया सिंगल एन के होते हैं। कैसे होते हैं सर? सिंगल एन के हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इनके जो स्पोर
वॉल होते हैं इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है सर आउटर लेयर में और इनर लेयर में। जब आउटर लेयर की बात करते हैं, याद करो पॉलन ग्रेन वाली जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में, जो आउटर लेयर होता है उसको एक्सिन कहते हैं, जो इनर लेयर होता है उसको इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आउटर लेयर को एक्सिन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो एक्सिन होते हैं ये हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन जैसे इंटाइन की बात करते हैं ये थीन होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब सर ये जाहिर सी बात हो गई सर, जो आउटर लेयर होगा, जो आउटर लेयर दीवार होंगी वो जाहिर सी बात है मजबूत होंगी, यानी कि एक्सिन होंगी, और जो इनर वॉल होती है, इनर लेयर होती हैं, वो थोड़ी सी कमजोर होती हैं, इसलिए तो उसको अंदर की तरफ रखा जाता है। जैसे युद्ध होता है तो जो सबसे स्ट्रांग वाले योद्धा होते हैं वो सबसे आगे फ्रंटियर पे रहते हैं, और उनके बाद जो कमजोर तो कोई नहीं होता है, लेकिन उनके बाद क्या होते हैं, उनके पीछे वाले योद्धा लगे पड़े रहते हैं। तो जो सबसे ताकतवर रहता है योद्धा की मैं अहम ब्रह्मास्त्र क्या कहते हैं उसको, तो वो सबसे आगे रहता है, उसको एक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सिन के नाम से जानते हैं, जो कि हार्ड होता है। और वहीं पे इंटाइन की बात कर लें, ये थिक होता है और ट्रांसलूसेंट के फॉर्म में होता है, यानी कि ट्रांसलूसेंट अपारदर्शित के फॉर्म में ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्पोर के आगे बढ़े। ठीक है, स्पोर से आगे बढ़े, इनकी जर्मिनेशन की बात कर लें कि इनकी जर्मिनेट किस तरह की जाती है, जर्मिनेशन के अंदर कैसे देखने को मिलती है। तो इनमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड देखने को नहीं मिलता है। जैसे याद करो हम लोग जब सेल साइकिल पढ़ रहे थे तो वहां पे जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो वहां पे पहले आराम सोचा समझा जाता है कि भैया ठीक है कैसे कैसे मेरा सेल डिवाइड होगा, ये प्रोसेस करेंगे हमारा सेल डिवाइड हो जाए, यानी कि उसको इंटरफेस के नाम से जान देते हैं। याद आ रहा है सेल डिवीजन वाला, यानी कि वहां पे रेस्टिंग फेज आ जाती है। लेकिन जैसे जर्मिनेशन, स्पोर की जर्मिनेशन की बात की जाएगी तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी रेस्टिंग पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ठीक है, इनकी जर्मिनेशन की बात करें तो ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही, जब लाइट रहेगी तभी यहाँ से इसकी जर्मिनेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जब लो टेम्परेचर रहेगा, है ना, सफिशियंट मॉइस्चर रहेगा, तब इनका क्या होगा, जर्मिनेशन जो होता है वो अच्छे खासा देखने को मिल सकता है रिक्सिया के केस में, स्पोर की जर्मिनेशन। तो क्या चीज इसमें जर्मिनेशन, 3 बातें आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे अच्छी खासी वाटर मॉइस्चर रहनी चाहिए, सफिशिएंट मॉइस्चर रहनी चाहिए, लो टेम्परेचर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो तीसरा और पहला इंपॉर्टेंट है वो क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है तो यहाँ पे अच्छे खासा कोई जर्मिनेशन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। द स्पोर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड सॉइल, ये जो स्पोर होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। फिर ये क्या, देखो यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होगा, ये आपका स्वेल हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। ए जर्म ट्यूब जर्मिनेट्स आउट थ्रू द जर्म स्पोर। अब जो जर्म ट्यूब, जैसे जर्म सेल है ये आपके स्पोर के, अब ठीक है, ये जर्म सेल से क्या होते हैं, जर्म ट्यूब निकले रहते हैं। देखो यहाँ पे जर्म ट्यूब्स निकले रहते हुए हैं। ठीक है, ये जर्म ट्यूब निकले रहते हैं जिसको जर्म पोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखते हुए चलोगे। ठीक है, ये जो जर्म ट्यूब होता है ना, ये जर्म सेल के जो मतलब जो इनका जो स्पोर्स है, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ से अराइज हुए रहते हैं। डिस्टल एंड विच द कर्व्स द लास्ट टर्मिनल सेल। फर्स्ट राइजोइड्स द फॉर्म द नियर द बेस ऑफ द ट्यूब। ये जो राइजोइड्स होते हैं बेस ट्यूब के सबसे पहले पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए चलोगे। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसकी लाइफ साइकिल हो जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला है कि हम लोग जो पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग देखे हैं। ठीक है, जिसमें 2-3 पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। अगर रिक्सिया की बात करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई सेक्स ऑर्गन होंगे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हाँ या ना? अगर हाँ तो 1-1 लिखो, ना तो 2-2 लिखो। ठीक है, तो सबको 1-1 लिखेगा। इनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एक तो मेल वाला होगा, जो मेल वाला होता है उसको एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको आर्किगोनिया के नाम से जानते हैं। जो एंथ्रीडियम होता है उसको एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, यानी कि जो एंथ्रीडिया गैमिट बना रहा है, मेल वाले जो एंथ्रीडिया गैमिट जो बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल के थ्रू जो गैमिट बनता है उसको हम लोग एग के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखोगे। जो रिक्सिया होता है ये कैसे होते हैं, ऊ गैमस टाइप के, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो देखने को मिलता है। ये गैमेट जैसे ही आपस बन गया है, ये क्या करेंगे, ये फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और इस फर्टिलाइजेशन होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट इनको पड़ती है।
ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2 एंड डिप्लॉयड कंडीशन का हुआ। जैसे ही जायगोट बन गया, यानी कि जायगोट बनने तक का कंडीशन क्या होता है, गैमेटोफिटिक कंडीशन होता है। इसके बाद स्पोरोफिटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें स्पोरोफाइट्स बनते हैं। ये स्पोरोफाइट्स कैसे बनेंगे, स्पोरोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट्स में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोर का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फिर जर्मिनेशन की जाएगी और स्पोर जैसे ही जर्मिनेट कर जाएगा तो यहां से गैमेटोफाइट का प्लांट बॉडी बन के तैयार हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस अपना ली जाएगी। गैमेटोफाइट, फिर दो टाइप के गैमेटोफाइट होंगे, मेल और फीमेल। ये सेक्स ऑर्गन से गैमिट बनेंगे, गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज होने के बाद यहाँ पे स्पोरोफाइट्स होंगे, स्पोरोफाइट से फिर स्पोर बनेंगे, स्पोर से फिर जर्मिनेशन हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यहां से क्या याद करते हो, एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लो। क्या हुआ, सबसे पहले आपका सेक्स ऑर्गन थे, आपका नहीं, रिक्सिया के सेक्स ऑर्गन थे। ये सेक्स ऑर्गन एक तो था मेल वाला, एक तो था फीमेल वाला। मेल वाला को एंथ्रीडियम कहते थे और फीमेल वाला को आर्थिगोनिया कहते थे। ये क्या किया, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन किया, ये क्या किया, एग का फॉर्मेशन किया। ये आपस में क्या हुए, फ्यूज हो गए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी। ये जो सेक्स ऑर्गन, ये जो गैमिट बने हैं, ये कैसे थे, आपके oogamous थे, है कि नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। इसलिए आप फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सब आप पढ़ लियो। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोफाइट बने, स्पोरोफाइट्स बने, स्पोरोफाइट से क्या बने, फिर स्पोर्स बने। मियोसिस हुआ ना, इसमें मियोसिस हुआ, फिर ये स्पोर बन गए। स्पोर बनने के बाद ये जर्मिनेट किए, जर्मिनेट करने के बाद ये फिर गैमेटोफाइट बना लिए और गैमेटोफाइट से फिर ये यही काम किए। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, इनका चलते रहता है। तो यहां से यहां तक का जो स्टेप था, यहां से यहां तक का जो, इसको बोलते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफाइट फेज। और ये जो था इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट फेज, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिक्सिया के बारे में। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए यहाँ से, ये कुछ समझ में नहीं आया होगा मेरा, तो ये चीज देख लीजिए, ये इजी है। तो ये रहा आपका रिक्सिया के बारे में। इसको वीडियो को पॉज करके इसको फिगर को बना भी लीजिए। तो आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट देखने को मिलता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमको पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो ये रिक्सिया जो है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर आपको बता दूं कि यहाँ से रिक्सिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिक्सिया या फिर मार्केंसिया। रिक्सिया ब्रायोफाइटा से दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो रिक्सिया से पूछे जाए या फिर मार्केंसिया से पूछे जाए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, रिक्सिया या फिर मार्केंसिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे एकदम गारंटी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जितनी भी क्लासेस थी आपकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। ठीक है, बॉटनी की भी, जूलॉजी की भी, सारे वीडियो आपके वहां पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। मतलब सारे वीडियो इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले पोर्शन है वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल किए हैं। ठीक है, और ये जो रिक्सिया वाला भी टॉपिक है आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और जो टेलीग्राम से जुड़ना है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। वहां से आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां से हमसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, और बाकी सब यही चीज था। आई होप कि यहाँ तक की सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मार्केंसिया वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।